वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंडक्शन मशीन गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है। तो देखिए, इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है, यानी कि इंडक्शन मोटर रोटेट होना कैसे चालू करता है। समझ रहे हो आप? तो देखिए, सबसे पहले एक स्टेटर है। मैं लेमन टाइप का डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। समझना जरूरी है, राइट? मैं डिफिकल्ट डायग्राम बना दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। ये है हमारा स्टेटर। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए। ये है स्टेटर, ये है रोटर। स्टेटर में हमने किया है 3 फेज वाइंडिंग को वाउंड विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। तो इसके 3 टर्मिनल्स भी निकलेंगे बाहर, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, वी अप्लाई 3 फेज सप्लाई टू द वाइंडिंग ऑफ स्टेटर। तो जब भी हम 3 फेज सप्लाई 3 फेज वाइंडिंग को देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक एमएमएफ, यानी कि एमएमएफ बोल सकते हो या आप आरएमएफ बोल सकते हो। व्हेन वी अप्लाई 3 फेज सप्लाई करंट टू 3 फेज वाइंडिंग, व्हाट विल वी गेट? हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एक आरएमएफ। आरएमएफ क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसे आरएमएफ क्यों बोलते हैं, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोलते हैं? ये सिंपल आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, बट डिफरेंस क्या है कि ये रोटेट कर रही होती है, राइट? इसीलिए इसे बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तक का पूरा कंक्लूजन क्या है, जब भी हम 3 फेज सप्लाई देंगे 3 फेज वाइंडिंग में, हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जो किस स्पीड से रोटेट कर रही होगी, ns स्पीड से, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से। तो ns क्या होता है, 120 f अपॉन p। रोटर हमारा क्या है, अभी स्टेशनरी। इस पर्टिकुलर कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, रोटर हमारा रुका हुआ है। तो स्टेटर ने अभी क्या जनरेट किया है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जाके किसको कट करेगी, रोटर को। तो यहाँ पे लग जाएगा फैराडे का लॉ। फैराडे ने क्या बोला था, जब कभी भी कोई भी फ्लक्स किसी भी कंडक्टर को कट करती है तो कंडक्टर में क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो जब ये आरएमएफ जाके रोटर कंडक्टर्स को कट करेगा तो रोटर में क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ। रोटर में हमें मिलेगा एक ईएमएफ। अब रोटर की जो वाइंडिंग है, रोटर में भी हमने वाइंडिंग लगाई होगी क्लोज सर्किट, या अगर आप स्क्विरल केज का एग्जांपल लेते हो तो मैंने आपको बताया था कि वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है दोनों तरफ से, जिसे हम बोलते हैं एंड रिंग के थ्रू, राइट? तो रोटर हमारा क्लोज सर्किट है, और किसी भी क्लोज सर्किट में आप ईएमएफ अगर आपका आ रहा है तो उसकी वजह से क्या फ्लो होगा, करंट, राइट? तो जैसे यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ रोटर में, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तुरंत क्या लग जाता है, लेंजेस लॉ। यहाँ पे तुरंत पिक्चर में कौन आ जाएगा, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इफेक्ट ऑपोजेस द कॉज। इफेक्ट हमेशा कॉज को ऑपोज करता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे इफेक्ट क्या है और कॉज क्या है। इफेक्ट क्या है और कॉज क्या है? इफेक्ट है जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इफेक्ट है हमारा ईएमएफ। कॉज क्या है, कारण, किस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, रिलेटिव स्पीड। ये रोटर रुका हुआ था, ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही थी विथ स्पीड ns, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ने रोटर को कट किया, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। मतलब रिलेटिव स्पीड, ये है हमारा कॉज, और इफेक्ट है हमारा ईएमएफ। तो कॉज जो है वो, इफेक्ट जो है वो कॉज को अपोज करेगा। इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, यानी कि जो ईएमएफ है
वो रिलेटिव स्पीड को ऑपोज करेगा, यानी कि कम करने की कोशिश करेगा। तो ईएमएफ ट्राई टू डिक्रीज द रिलेटिव स्पीड। ईएमएफ will try to decrease the relative speed। रिलेटिव स्पीड की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे दो ही स्पीड आपको देखने को मिलेगी, एक ns जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, दूसरी रोटर की स्पीड। तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ns माइनस nr। अब ईएमएफ क्या करेगा? रिलेटिव स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। ns तो आपका फिक्स है, तो अगर रिलेटिव स्पीड को ईएमएफ कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एनआर की वैल्यू बढ़ रही है। एनआर क्या है? रोटर स्पीड। रोटर की स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, तभी तो एनआर की वैल्यू बढ़ेगी और रिलेटिव स्पीड कम होगी। तो रोटर क्या करेगा? रोटेट करना शुरू कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटर स्टार्ट्स rotating in the direction of RMF। राइट, दो ट्रेन वाला एग्जांपल कि जो जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? कम होती है। और जो जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है तो रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है? ईएमएफ क्या कर रहा है? रिलेटिव स्पीड को कम कर रहा है। तो जो रोटर है उसको सेम डायरेक्शन में घूमना चाहिए आरएमएफ के, या ऑपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, तभी तो एनएस माइनस एनआर आएगा। तो रोटर ने स्टार्ट रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमें मिल रही है रिलेटिव स्पीड। तो अब मुझे बताइए, रोटर ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है तो क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि एन आर इज इक्वल टू एन एस हो जाए? एन आर बढ़ते बढ़ते एन एस के बराबर हो जाए। अगर एन आर और एन एस बराबर हो गए तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो। रिलेटिव स्पीड अगर जीरो हो गया तो दो ट्रेन एक सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे चल रही है, तो अगर खिड़की से दूसरी ट्रेन को आप देखोगे तो क्या लगेगा? वो ट्रेन रुकी हुई है। राइट, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी, इसका मतलब जो आरएमएफ है वो रोटर कंडक्टर को कट नहीं करेगा। कट तो तभी करेगा जब किसी एक की स्पीड कम या ज़्यादा हो। जैसे किसी दो ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई एक ट्रेन की स्पीड ज़्यादा या कम है, तभी तो वो आगे पीछे जाएगी ट्रेन, नहीं तो सेम ही स्पीड से चलती रहेगी, लगेगा कि दोनों ट्रेन रुकी हुई है। तो अगर एन एस इज इक्वल टू एन आर हो गया तो रोटर कंडक्टर विल नॉट कट एनी आरएमएफ। और अगर आरएमएफ को कट नहीं करेगी या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को कट नहीं करेगा तो उसमें ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट नहीं होगी, और करंट नहीं होगी तो क्या? टॉर्क नहीं होगा। राइट, तो इसीलिए रोटर जो है वो रोटेट करना शुरू तो कर देता है, मतलब ये एन एस को कैच करने का कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, बट कभी इसके बराबर नहीं आ पाता। सो ऑलवेज फॉर मोटर nr is always less than ns। ns क्या है? स्पीड ऑफ आरएमएफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग स्पीड। nr क्या है? रोटर की स्पीड। और ध्यान रखिएगा, जो रोटर की स्पीड है वही हमारी मोटर की स्पीड कहलाती है, या वही हमारी मशीन की स्पीड होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि रोटर स्पीड या एन आर इज इक्वल टू, या कुछ इस तरह से दिया गया है कि स्पीड ऑफ मशीन इज 960 आरपीएम, तो ये 960 आरपीएम एन आर की वैल्यू होगी, ना कि एन एस की।
तो ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ तक तो हमें कंफर्म हो गया कि एनआर की वैल्यू, एनआर यानी कि रोटर की जो स्पीड है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से रोटर हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और हम बोलते हैं कि मशीन हमारी चालू हो गई। तो देखिए, एक चीज़ और मैंने बताया था कि रोटर की जो स्पीड है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं आ पाती। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्पीड का, उसी को बोला जाता है स्लिप। स्लिप होता है ns माइनस nr अपॉन ns। करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, यह है हमारी स्पीड। एक चीज और लिखिएगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रोटर में उसकी वैल्यू क्या होगी, बी एल वी रिलेटिव। वी रिलेटिव क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर पे आ जाए, ns इज इक्वल टू एन आर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मतलब ईएमएफ इंड्यूस जीरो। अगर ईएमएफ इंड्यूस हमारा जीरो आ गया तो करंट भी नहीं फ्लो होगी रोटर में, तो रोटर करंट भी जीरो आ जाएगी, और रोटर करंट जीरो आ गई तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, और मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी ns इज इक्वल टू एन आर नहीं हो सकता। तो इस तरह मोटर हमारी काम करती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस में, जब मैं सिंक्रोनस मशीन पढ़ा रहा था तो आपको मैंने ये प्रूव कराया था कि सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कैसे करते हैं, यानी कि ns इज इक्वल टू 120 f बाई पी डिराइव कैसे करते हैं। ये है आरपीएम में। अगर ये है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, अगर आपको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में निकालना हो तो क्या करोगे आप, ns इज इक्वल टू 120 f बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 1/60, ये आ जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यानी कि आरपीएस में, ये 2 टाइम्स जाएगा। मतलब ns इज इक्वल टू हमें मिल गया 2f बाई पी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी है हो जाएगी पी एन एस बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, स्टेटर की। यानी कि हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं, ये एन एस स्पीड, ये एन एस स्पीड किसकी है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट किया है, स्टेटर ने। तो इसे हम बोलेंगे स्टेटर फील्ड की स्पीड ns है। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी या स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सप्लाई हमने स्टेटर में दिया है। अब हम देखते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अगर हम रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, p/2। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, स्पीड is always with respect to its own frame। जो स्पीड होगी वो उसके खुद के फ्रेम की वजह से होगी, राइट। कैसे, रोटर ने, सॉरी, जो स्टेटर ने फील्ड जनरेट करी है वो ns स्पीड से रोटेट कर रही है। तो ये ns क्या है, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, राइट। स्टेटर की स्पीड क्या है, जीरो, तो ns माइनस जीरो ns आ जाएगा, इसीलिए हमने ns लिखा हुआ है। ये fr क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी में टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, रोटर की जो फ्लक्स है, रोटर में करंट फ्लो होगी, वो भी अपनी फ्लक्स जनरेट करेगी, वो भी ns स्पीड से रोटेट करेगी, तो उसकी स्पीड माइनस रोटर की स्पीड, ये हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एफ आर इज इक्वल टू ns से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ns से डिवाइड कर देते हैं, ns माइनस एन आर अपॉन ns। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है हमारा स्लिप, और ये है क्या,
इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट ये है एफ यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये है सप्लाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। सही है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। तो हम बोल सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बट अगर हमारा रोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो तो क्या होगा, सपोज आवर रोटर इज रोटेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। Suppose our rotor is rotating in reverse direction। तो ऊपर देखिए स्लिप की वैल्यू क्या थी, ns माइनस एन आर अपॉन एन एस। अब रोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में अगर रोटेट करना शुरू कर देता है तो रोटर उल्टी दिशा में घूमना चालू कर देगा, तो रोटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ns माइनस माइनस एन आर अपॉन एन एस, तो एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस। तो अब स्लिप क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और हम जानते हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी या स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रोटर फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। इस कंडीशन में क्या था कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। बट वहीं अगर हमारी मोटर रिवर्स में रोटेट करना शुरू कर देती है तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। बट यहाँ पे अगर मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो रोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। So that's why synchronous machine is also, sorry, induction machine is also called a frequency changer. That's why induction motor is also called frequency changer, right? अब एक नोट लिखिएगा, स्टेटर एमएमएफ, स्टेटर एमएमएफ यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर। Stator MMF will rotate with respect to stator। जिसका MMF है वो उसके खुद के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा। तो स्टेटर MMF विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर कितना हो जाएगा, स्टेटर MMF की वैल्यू क्या है, NS माइनस विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर है तो माइनस स्टेटर की स्पीड। स्टेटर स्टेशनरी होता है तो मूव नहीं करेगा, तो स्टेटर MMF विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर क्या हो जाएगा, NS। सिमिलरली आप मुझे निकाल के बताइए रोटर MMF, रोटर MMF की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, रोटर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, 120 F अपॉन P। तो 120 F यानी कि फ्रीक्वेंसी, रोटर की बात कर रहे हैं, रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल। तो NS 120 F अपॉन P
इंटू एस। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एन एस, राइट। तो एस एन एस हमेशा याद रखिएगा। स्टेटर एम एम एफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर कितना होता है? एन एस। रोटर एम एम एफ विथ रेस्पेक्ट टू रोटर कितना होता है? एस एन एस। तो अभी तक के लिए इतना करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।